ज्वेलर का नहीं मिलेगा, डायमंड के केसेस ज्यादा मिलेंगे। तो आप लोगों ने कभी ये सिचुएशन फेस किया सिस्टम में, डायमंड का केस किसी के पास आए? तो बेटर होगा कि इसको मोनोलॉग की जगह इसको डायलॉग बनाए। तो उसमें असेसमेंट में आपने क्या किया, क्या क्या देखा? क्या होता है कि मतलब कुछ सामान जो है सऊदी के थ्रू आ रहा है और पैसा यहाँ से हांगकांग, मतलब डायमंड जो है हांगकांग का सही होता है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली डायमंड अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, राउंड ट्रिपिंग और मिस इनवॉइसिंग का सबसे ज्यादा इसी से होता है। इंडिया बड़ा पिक्यूलियर केस है। इंडिया सिर्फ 0.3% डायमंड प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का, जिसको हम आरडी कहते हैं, रफ डायमंड। गुजराती भाषा में इसको जांगड़ कहते हैं। महाराष्ट्र बॉम्बे साइड में आपको डायमंड को, रफ डायमंड को जांगड़ कहते हैं। और 70 से 80% हमारा पॉलिशिंग होके एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि ये हाई वैल्यू कमोडिटी है, इसलिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग का सबसे ज्यादा इसका मिसयूज होता है। तो होता कैसे है, पहले आप ये समझिए। डायमंड बेसिकली एक कांच का टुकड़ा है, इसकी वैल्यू कोई भी असरटेन सही तरीके से नहीं कर सकता है। डायमंड की 4 क्वालिटीज होती हैं: कट, कार्टेज, क्लियरिटी और कलर। ये 4 क्वालिटीज मिलके किसी भी डायमंड की वैल्यूएशन बताती है। अब आप अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे जाइए, जो आपका एसएससी फाइल करेगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 2 तरीके से स्टॉक होता है। उसमें लिखा होगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का वैल्यूएशन जरूर लिखा हो सकता है, क्वालिटेटिव का वैल्यूएशन मैंने तो बहुत कम देखा है। तो आपको पहले तो यहाँ पे हिट करना है, आप वैल्यूएशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जब आप क्वेश्चनर भेजेंगे तो आप उससे इसका वैल्यूएशन मांगिएगा। रिकॉग्नाइज जो वैल्यूअर होगा उसका वैल्यूअर नहीं, उससे आप उसका वैल्यूएशन मांगिएगा कि आपने स्टॉक में वैल्यूएशन क्या दी। 99% वो नहीं देते। अब आप वही क्वांटिटी पे यहाँ भी वो खेल करते हैं। मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक मैच नहीं करता है। तो यहीं पे ही गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है बुक्स में। मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या होते हैं, कहाँ पे असेसमेंट लीकेज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कहता है, सीबीडीटी का सर्कुलर भी ये कहता है कि 6% डायमंड के टर्नओवर पे कोई प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो हमें उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो वो 0.1 से 0.8 तक मैक्सिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, इससे ज्यादा नहीं करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट सप्रेशन हो रहा है। प्रॉफिट सप्रेशन कैसे कर सकता है, आप लोग कोई बताएगा? बढ़ाएगा सर, या सेल्स वैल्यू को बढ़ाएगा? वैल्यू बढ़ाएगा, वैल्यू बढ़ा देगा तो बुक्स में तो बड़ी वैल्यू आएगी ना। अभी मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था, इंडिया में 99% डायमंड इंपोर्ट करके आता है। तो क्या होगा, वहां पे ओवर इनवॉइसिंग। अब वहां पे 2 होंगे, प्रॉफिट सप्रेशन भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा सारे ज्वेलरी करते हैं, सारे डायमंड वाले करते हैं, लेकिन इसमें एक आर्म होता है जहां पे आप मिसयूज कर सकते हैं। आप देखेंगे आप अगर कोई बुक्स किसी के पास केस आएगा, लगभग जब भी डायमंड का केस आएगा आपको ये पैटर्न दिखेगा। एक जगह बेल्जियम में एंटवर्प, एक है हांगकांग, एक है दुबई, और दुबई के भी आगे लिखा होगा FZE, फ्री जोन एरिया, और एक होगा हमारा सूरत या मुंबई, और ये होगा अफ्रीका में जहां पे 90% डायमंड निकलता है। ये आपका नामीबिया हो सकता है, बोत्सवाना हो सकता है, साउथ अफ्रीका हो सकता है। तो होगा क्या, सारा पैटर्न आपको यहीं पे दिखेगा। इसी पर्सन के सारे रिलेटिव्स
यहाँ कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, इसको छोड़ के यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन हांगकांग में उसकी कंपनी होगी, बेल्जियम में उसकी कंपनी होगी, दुबई में उसकी कंपनी होगी। इंडिया में पॉलिशिंग होती है, इंडिया में रफ डायमंड्स आता है और उसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है। कटिंग पॉलिशिंग के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उसको फॉरेन भेजा जाता है। सबसे बड़े बायर्स में सिंगापुर, रशिया और यूएसए हमारे। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो सबसे बड़े बायर्स हमारे यूएसए, रशिया और सिंगापुर है, तो ये प्रोडक्ट वहां क्यों नहीं जाता है? इसका पैटर्न ये दिखेगा आपको, यहां से इंडिया में रफ डायमंड्स आएंगे हांगकांग से, हम इसको ऐसे रिमिट कर देंगे, यहां से पॉलिश हो जाएगा, पॉलिश होके ये एंड पर जाएगा बेल्जियम, यहां से पैसे आएंगे, यहां से जनरली ये ओवर इनवॉइस्ड होता है, यहाँ पे 10 का माल अब 15 में होगा, तो यहाँ पे रेमिटेंस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज होंगी, एक आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि आप माल महंगे में बचा, कॉस्ट ज्यादा आ रही है। दूसरा क्या है, बहुत सारी लेयर्स नीचे हवाला ऑपरेटर की होती है, आपको यहाँ का ब्लैक मनी फॉरेन में भेजना है, फॉरेन की बैंक अकाउंट में एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? हवाला कोई कैश नहीं जाता है। एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि होता हवाला, हवाला कोई हवाई जहाज में, समुद्र के पानी के जहाज में इंडियन रुपीस नहीं जाता है। सारा हवाला बैंकिंग चैनल के थ्रू, प्रॉपर आरटीजीएस, नेफ्ट के ही थ्रू होता है। तो उसके लिए आपको पैसा सिस्टम में लाना पड़ेगा, इसके नीचे बहुत सारी चेन्स होती है, आपका पैसा, आपका पैसा, आपका पैसा, मेरा पैसा है, वो पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड परचेज। जो छोटे छोटे बिजनेस को दिखाया जाएगा कि हमने उनसे डायमंड परचेज किया है या सेल किया है, तो यहाँ पे इसके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा बाहर भेजने के लिए। अब ये पैसा बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, इंडियन बैंक अकाउंट में। तो यहाँ से क्या हुआ, पहले तो सामान भी और इन्वेस्ट किया, वो 10 रुपए की चीज हो सकता है 11 की हो, तो 4 रुपए यहाँ से एडजस्ट करके 15 दे दो, तो ये पैसा जो ब्लैक मनी में था वो आपका बाहर चला गया। वो अमूमन इसका होता है या कमीशन पे काम करता है, जिन लोगों को अपना पैसा बाहर निकलता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉलिश करके ये जाएगा एंटवर्प, बेल्जियम में इसकी कंपनी होगी एक्स, जो उसको सेल कर देगा। सेल नॉमिनल प्राइस पे बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन लेके 0.5, 0.3, 0.7 ऐसे होगी, उसमें टैक्स भरेगा ना इंडिया में। पैसा तो यहाँ पहुंच गया और इन्वेस्ट करके, अब ये यहाँ जाएगा दुबई एफजेडी में पैसा, यहाँ पे एफटीए है, दुबई से या अगर बहुत होशियार है तो मॉरिशस ले जा सकता है, सेंट किट्स पैसा ले जा सकता है या लूसिया ले जा सकता है। ये पैसा इसकी कंपनी में यहाँ आएगा और फिर यही कंपनी इसी की कंपनी में या शेयर मार्केट में जहां ये बताएगा, जहां पे इसको शेयर्स खरीदते हैं, वही कंपनी इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो यही पैसा घूम के बिना टैक्स दिए राउंड ट्रिपिंग करके इंडिया में आती है। बिजनेस असेसमेंट में ये पता करना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए आपको ग्राउंड वर्क करना होता है, बहुत सारे इसमें चीजें लगते हैं, लेकिन क्या क्या आप बुक्स में देख सकते हो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या बुक्स में आता है। जब आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी उसमें एक 3CP होगा और 15C होगा। ये पता है किसी को क्या है? 15CP रेफरेंस भी होता है, रिलेटेड पार्टी। हाँ, जब हमको फॉरेन कोई पैसा रेमिटेंस करना होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 15CP भरता है। इसकी एक कॉपी आरबीआई को भी जाती है, एक कॉपी हमारे पास भी आती है, एक कॉपी कस्टम के पास भी आती है। इसमें सारा डिटेल भरा होता है रेमिटेंस का, ठीक है। उसी तरीके से 15C में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं। हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मेरी किस कंपनी, जो इसमें आप देखेंगे
जो हांगकांग की कंपनी आपको बता रहा हूँ, जो एंटवर्प की कंपनी बता रहा हूँ, जो एफजेडी की कंपनी बता रहा हूँ, वो आपको सब इसी के ही रिलेटेड पार्टी मिले। तो वहां पे आपका टीपी का इशू आता है, आर्म्स लेंथ प्राइस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं, तो उसमें आप टीपी रेफरेंस कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बहुत डेविएशन आ रहा है। हाँ, करना ही पड़ेगा डायरेक्टली एक लिमिट के ऊपर। तो एक चीज ये है इसमें, पहले तो आप ये देख लीजिए, फिर आप इसमें स्टॉक देख लीजिए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही आप नोटिस भेजे, सबसे पहले आप वैल्यूएशन मांगिए, और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है तो आप वो मांगिए। पहली नोटिस में आप ये मांगिए, इससे आपको बहुत क्लियरिटी आएगी। फिर तीसरी चीज होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप देखेंगे 100 करोड़ के टर्नओवर में एक ही पार्टी का 56 करोड़ खड़ा हुआ, 60 करोड़ खड़ा हुआ है, तो आप तुरंत उठा के ऐड नहीं कर देंगे, हाइबिस्कस सस्पेंड में चला जाएगा। तो इसके लिए कम से कम आप इसको 2 से 3 नोटिस भेजिए कि भाई आपने इस टाइप का पेमेंट पाना है, सामान का नेचर क्या था, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, किस, अब डायमंड तो जाहिर सी बात है बहुत छोटा, कम कितने में करोड़ों रुपए का आ जाएगा, तो जनरली वो एयरवे से जाता है, और एयरवे से जाने के बाद जब ये कस्टम हाउस में जाता है तो वहां पे अप्रेजर की रिपोर्ट लगती है। अप्रेजर की रिपोर्ट में इस डायमंड पे पूरा उसमें डिटेल लिखा होता है, क्या डायमंड है, कितने पीसेज है, इसकी वैल्यू क्या है, वो रिपोर्ट भी आप मांग लीजिए, जिसकी कॉपी। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप वेरीफाई कर लीजिए। बहुत टाइम आप देखेंगे ये बोगस होते हैं, इनकी खुद की राउंड ट्रिप की हुई पैसा होता है, वो उसमें लाने की कोशिश करते हैं क्रेडिटर्स फॉर्म में। तो आप 2-3 उनको चांस दे दीजिए, शो कॉज दीजिए, नहीं होते तो इनको इसकी इनकम का पार्ट बना के इसको ऐड करें। फॉरेन पार्टीज में देखो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा सामान वहाँ जाएगा नहीं, ना हमारी नोटिस वहाँ जाएगी। अब उसका तरीका होता है, ऑफलाइन तरीके होते हैं, आजकल गूगल पे, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है। जॉबर्ट ऑफलर से तो आप लोग शायद सब लोग अवेयर हो गए कैसे यूज करते हैं, सबको पता है ना जॉबर्ट ऑफलर। आप उस पर जाएंगे, कंपनी का नाम डालेंगे, उसमें डोमेस्टिक कंपनीज आएंगी, गूगल पे आप जाएंगे, आप फॉरेन कंपनीज का नाम डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके फॉरेन कंपनी के डायरेक्टरशिप होल्डिंग, उसका बैलेंस शीट, P&L, हालांकि वो पेड होते हैं, 3 से 4 से $5 वो पेमेंट मांगते हैं, तब वो आपको आगे एक्सेस करने देते हैं, लेकिन अवेलेबल है नेट पे, सब अवेलेबल है, हर चीज़ गूगल डोमेन पे। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप अनऑफिशियली कम से कम असेसमेंट ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब आइए 10AA पे। 10AA में बहुत सारी चीजें होती है। 10AA का आइडिया किसी को? हाँ, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, SEZ की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की पॉलिसी है, और इस पे आपको डिडक्शंस मिलते हैं। 10AA में क्या होता है कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, आपको होलसेल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, जितनी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 115 डीजे में आपको उतना ही डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। इसमें एक कैच और होता है, मान लीजिए एक कंपनी की 3 यूनिट्स हैं, ये 10AA की एलिजिबल यूनिट है, और ये नॉट एलिजिबल 1, नॉट एलिजिबल 2 यूनिट है। 10AA कहता है कि अगर यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, तो आप इन दोनों का, इन एलिजिबल यूनिट्स का एलिजिबल यूनिट से लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अप टू द एक्सटेंट। मान लीजिए यहाँ पे इसकी 50 लाख रुपए इसकी प्रॉफिट है, और यहाँ पे 40 लाख तो 30 लाख लॉस है, तो आप 70 लाख नहीं, 70/50 -20 नहीं करेंगे, आप -20 का लॉस उसको नहीं देते कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आप सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट आप 50 लाख रुपए तक इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं, टू द एक्सटेंट उस यूनिट 1 साल के लिए मिलता है, उस यूनिट में रहते हैं। और तरीका क्या होता है, आप बताइए कोई अपना सप्रेस करने के लिए प्रॉफिट बताओ देश। शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा। एक होता है डायमंड वेस्टेज, वो आएगा रफ,
तो आपको यहाँ से तो दिखेगा नहीं, वो उसकी वेस्टेज दिखा देगा 10%, 12%, 14%। ओरिजिनल वेस्टेज होती है 1.5 से 3%। होगी वेस्टेज होगी, लेकिन वेस्टेज किस एक्सटेंट में होगी वो किसी का नहीं, वो आपको जब क्वालिटेटिव वैल्यूएशन मांगोगे वहां से मिल जाएगी। इसमें आप एक क्वेश्चन फॉर्म में मांग सकते हैं। इसी का काउंटर पार्ट होता है गोल्ड ज्वेलरी में। गोल्ड ज्वेलरी में भी वेस्टेज दिखाते हैं, लेकिन उसी वेस्टेज से गोल्ड कभी वेस्ट नहीं होता है, गोल्ड और सिल्वर, उसी वेस्टेज से ज्वेलरी बनेगी, या तो आउट ऑफ बुक सेल होगी, और जब उसी वेस्टेज को 10AA में ले जाएंगे। ठीक है, वेस्टेज दिखा दी लेकिन 10AA में चला जाएगा, क्योंकि इतना कम वेस्ट होगा, 2, 4, 5, 10, 20 किलो का, तो पेपर पे आइडिया लगाना मुश्किल होता है। लेकिन ये सब चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं आपको जो असेसमेंट में बेसिकली मिस्टेक्स ना की जाए ज्वेलरी की, वो मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चीज बताइए, अगर एक्स ज्वेलर ने या ऐसा उसने बोगस परचेज किए 68, 69 ABC में, और जेन्युइन बिजनेस भी उसका है, तो 50 लाख रुपए उसका प्रॉफिट है, और 70 लाख रुपए उसका लॉस है। जो 70 लाख ऐड किया आपने 69 ABC में, 50 लाख के लॉस पे हो, तो इस ट्रांजैक्शन में आप क्या करेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट? हाँ, वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा और वो नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है, एक और तरीका ये करते हैं, ये हेजिंग करते हैं, हेजिंग ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट द डॉलर या पाउंड। मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड की हमने हेजिंग कर दी, अब मार्केट जो हेजिंग फंड्स होते हैं हमने उसे हेजिंग कर ली, तो हेजिंग में क्या होगा कि हमें कुछ प्रॉफिट आ गया किसी साल। हेजिंग में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन हेजिंग हम करते ही अपने मार्केट टू मार्केट, MTM कहते हैं उसको है, तो मार्केट के लिए यहाँ पे प्रॉफिट आएगा और वो अपने P&L अकाउंट में उसको शो करता है, वो शो करेगा P&L। लेकिन जब टैक्सेशन में आएगा तो 115 BJ में उसकी टैक्सेबिलिटी दिखाता है, वो गलत है। जो हेजिंग से जो प्रॉफिट आएगा वो आप उसको नॉर्मल टैक्सेशन में ले जाएंगे, उसको 115 BJ की भी नहीं ले जाएंगे, वो नॉर्मल टैक्स रेट से चार्ज होगा। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे, खासकर जो कंपनीज होती हैं, फर्म्स नहीं कंपनीज। फर्म्स अपने आप को सेल कर देती है, अपने शेयर सेल कर देती है कंपनी को, एमलगमेट होती कंपनी है, वहां पे इशू आता है गुडविल का, डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल। आप बुक्स में देखेंगे कि बहुत सारी कंपनी डेप्रिसिएशन क्लेम करती गुडविल पे, तो आप जब उसकी बुक्स पे देखेंगे तो आप उसको 2-3 साल की पहले की बुक्स में जाना पड़ेगा कि 2-3 साल पहले बुक्स में क्या ट्रीटमेंट कर रहा है गुडविल का। गुडविल बेसिकली परचेज की जाती है, एक्वायर की जाती है, गुडविल बनाई नहीं जाती है। तो गुडविल आप परचेज करोगे या एक्वायर करोगे। होता क्या है, बहुत सारी कंपनीज खासकर डायमंड बिजनेस में, जैसे मान लीजिए कभी नीरव मोदी था, नीरव मोदी एक बहुत क्लासिक एग्जांपल था डायमंड का। वो मैं अगर टाइम हुआ तो मैं उसकी स्टडी बनाऊं, रिसर्च मेरी, जिसमें मुझे थोड़ा आइडिया है। तो गुडविल आप परचेज करेंगे या एक्वायर करेंगे, उसकी कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट आपकी बुक्स में आएगी, डेप्रिशिएट करेंगे। जनरली जब दो कंपनीज अमेलगमेट करती है और एमलगमी कंपनी दिखाती है, तो आप पीछे जाओगे तो आप देखो कहीं गुडविल थी ही नहीं, उसने कोई एक्सपेंस बुक ही नहीं किया, वो अचानक से एसेट के फॉर्म में क्लासिफाई कर देगी। तो ये भी ध्यान रखना है, गुडविल आपको देखनी है उसने कब परचेज की, क्या उसमें WD ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और बताइए कुछ आप लोग पूछना अपनी तरफ से। डायमंड्स में एक और चीज आती है, शेयर प्रीमियम और शेयर एप्लीकेशन मनी। सबसे ज्यादा एंट्री अब तो खैर बंद हो गई, 2019 के बाद से डायमंड की एंट्रीज बहुत बंद हो गई है, 99% बंद हो गई है। तो इसमें शेयर एप्लीकेशन, शेयर प्रीमियम, ये दो आते थे। आप देखोगे बुक्स में हमेशा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट दिखता है। वो पेंडिंग कब से है किसी को नहीं पता, और
अनफॉर्चुनेटली हमारे इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन भी नहीं है कि हम उसको कैसे ऐड करें। तो बेस्ट ये है कि आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप उससे पूरा डिटेल लें कि ये कौन है, उसको आपने जनरली उसका ही कोई बेनामीदारी नहीं करता उसमें, उसी का ही पैसा होता है। वो सोचता है कि हर साल तो स्क्रूटनी में केस आता नहीं है, वन फाइन डे जिस दिन नहीं आएगा तो हम अगले साल इसको बुक्स में अलॉट कर देंगे या बुक्स में वापस दिखा देंगे। जनरली वो वापस दिखा देते हैं। आपका पैसा आया तो बुक एंट्री हो गई, पैसा गया कि नहीं गया कौन देख रहा है। एक साल के अंदर अगर शेयर एप्लीकेशन बनी है तो भी शेयर लूप करने पड़ेंगे, ऐसा अभी नहीं है। वो एक साल में वो भी अपने जब उसमें प्रॉब्लम है, कोई क्लैरिटी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को गया है, वो 10AA में है, वो प्रॉब्लम 10AA में है। 10AA ये कहता है, 10AA हमारा डिपार्टमेंट नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन प्रमोशन बोर्ड सारी चीजें होती है, DITB, वो ये कहता है कि 10AA का जो रेमिटांस है, आप जो बुक्स में देखेंगे आप दिखाएंगे कि 100 करोड़ रुपए का माल गया है। और जनरली हाँ एक चीज और बता दूं, डायमंड की जो क्रेडिट पीरियड होती है डायमंड बिजनेस 60 डेज की होती है, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्रेडिट पीरियड होती है वो डायमंड की होती है। बैंक्स भी LC 60 डेज की देते हैं, 60 डेज के बाद चार्ज करना पैसा शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे 6-6 महीने से साल भर से पैसा नहीं आया, पेंडिंग लिख रहे हैं। ऐसा कौन सा ये आपने एक्सपोर्ट किया है 300 करोड़ का, 400 करोड़ का, कि वो पैसा आया ही नहीं है। तो एज अ प्रिकॉशन जब आपके पास कोई ऐसा केस आए जिसमें आप देखें, क्योंकि ये बोर्ड ने भेजा है आगे मिनिस्ट्री को कि इस पे आप कॉल लीजिए, क्योंकि इसमें कई मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो एज अ पेंडेंट प्रिकॉशन अगर ये एक साल से ऊपर पैसा नहीं आया है तो पहली बात तो आप जितना भी ये ले रहा है तो एग्जेम्प्ट है ना, ये आप डिसअलाउ कर देंगे, ऑफिस नोट लगाते हैं। ये पैसा तो रिमिटांस का आया ही नहीं ना। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या था, एक तो एम्प्लॉयमेंट मिले प्लस फॉरेन एक्सचेकर मिले, फॉरेन एक्सचेकर तो आया ही नहीं ना, तो पेपर पे रह गया। तो जब आएगा तब आप क्लेम करो ना, जो चीज आई ही नहीं आपने भेज दिया उसका पैसा नहीं है तो आप क्लेम क्यों कर रहे हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स अलग चीज है, ये बेसिकली फॉरेन भेज रहे हो। ये क्रेडिटर्स आपकी बुक्स में दिखेंगे लेकिन आप उनका यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप आपके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में नहीं है। उसी तरीके से शेयर एप्लीकेशन हो गया, पेंड दूसरा है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम पे भी डायमंड कंपनी इसमें बहुत पैसा आता था, पैसा होता था जो अलॉटमेंट करते थे। तो 5672B तो आ गया, 57(2B) आने से तो डोमेस्टिक पे तो लग गया इंडियन रेजिडेंट में कि जो आपकी 11U के हिसाब से जो वैल्यूएशन होगी वो हो जाएगी, लेकिन फॉरेन को भी इन्होंने ओपन रखा हुआ है। फॉरेन पे 5672B नहीं लगता है, तो उस केस में आप कुछ कर नहीं सकते, वी आर हेल्पलेस इन दैट। तो जो उसकी आ रही है आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके एज इट इज उसको अभी मुझे इसका आइडिया नहीं, इस साल का मुझे आइडिया नहीं, वो आप देख लीजिए। और बताइए क्या होता है मोटा मोटा, और जिसको पूछना तो प्रॉब्लम आती है उसको फेस करने में। स्टॉक में डिफरेंस मिलता है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में मिलेगा। और ये तो नहीं करते पेपर भी ऐसी मिस्टेक हो, लेकिन ये आपको सर्वे में जरूर मिल जाती मिस्टेक है। तो इसके लिए तो फिजिकली आपको जाना पड़ता है, पेपर्स पे तो बहुत कम चांसेस है वो आपको ऐसी मिस्टेक करके देगा। नहीं मिलेगा, वो बहुत क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो एक एक चीज को 10-10 बार वो बनवाते हैं नीचे से ऊपर, वैसे मिस्टेक नहीं करेंगे, वो मिस्टेक जनरली नहीं करेंगे, ऐसे ही वो कर दे। लिमिटेशन तो है, इसमें थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है केस क्रैक होते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एड्रेसेस होते हैं, शेडी एड्रेसेस होते हैं सूरत के, जैसे हांगकांग में 2 स्ट्रीट है बहुत फेमस है, जैसे कलकत्ता में 3-4 स्ट्रीट है जो फेमस है बोगस देने के लिए, इसी तरह हांगकांग में 3-4 स्ट्रीट है फेमस देने इसके लिए। इसी तरह सूरत में एक एरिया है जो बहुत बदनाम है, अगर वो एड्रेस पर्टिकुलर एड्रेस आए तो आप जान लीजिए कुछ तो गड़बड़ है इसमें। जनरली पहला जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है उसी एरिया से स्टार्ट होता है टाइम।
दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर कभी आप लोग सर्च पे जाएं, सर्वे पे जाएं और वो कहे कि मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, तो कभी भी भगवान के लिए उसको सीज मत करिएगा। कभी भी स्टॉक इन ट्रेड अगर वो कह रहा है और दिखा रहा है बुक्स में, आप स्टॉक इन ट्रेड कभी भी सीज मत करिएगा गलती से भी। चाहे वो एयरपोर्ट पे गोल्ड कैश हो, आप इन्फॉर्म करिए, वो वेरीफाई करेगा, स्टॉक बुक लाएगा, स्टॉक से वेरिफिकेशन होगा, लेकिन कभी भी स्टॉक इन ट्रेड को मत करिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत हेविली आया हुआ है 2 जजमेंट में, और उसने काफी पेनल्टीज भी लगाई, तो वो मत करिएगा। स्टॉक इन ट्रेड कभी गलती मत करिएगा, भले आपको डिस्क्रिपेंसी मिले, वो आप सर्वे रिपोर्ट में दिखा के एक्सेस है, आउट ऑफ बुक्स दिखा के सेल दिखा सकते हैं, जो भी दिखा सकते हैं, परचेज दिखा देंगे एक्सेस स्टॉक की आउट ऑफ बुक्स, इसको कभी सीज मत करिए। और कोई क्वेरी? डायमंड में शुरू में 4 फीचर बताया गया था जी कट, कांटे, क्लैरिटी और कलर। जी। इसका क्या है कि इम्पैक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं? मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूं, 4 नहीं होते, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, वो 166 होते हैं एग्जैक्टली। जब आप कभी डायमंड परचेज करोगे, ये कार्ड देता है ईपीएल से, उसके नाम से, तो 4 × 4 करके टोटल डायमंड के 166 पैरामीटर्स होते हैं, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के। और ये इतना वेग है कि डायमंड की कोई भी वैल्यू डिटरमाइन ट्रूली नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो बहुत ही रेयर पीस ऑफ डायमंड। तो 166 में सारा खेल है। आपको ये 166 भी दिखाया जा सकता है, आपको 1606 भी दिखाया जा सकता है, आपको 86 भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि आप परख नहीं हो। वो जो बहुत ही उच्च लेवल के जोहरी या मशीन जो आ गई है अभी, वो कर सकती है। तो डायमंड बेसिकली इसी ही पैरामीटर्स का यूज करके ही मिसयूज होता है। यही मैंने दिखाया कि जब वो हमारा आरडी है, आरडी में आप नहीं बता पाओगे किस पैरामीटर का है, लेकिन आरडी से आप माइंस बता सकते हो इसकी पेडिग्री क्या है, जब तक वो पॉलिश नहीं होगा। तो ये आरडी हमने दिखा दिया 120 का है, 120 का नहीं है, हो सकता है 60 का ही हो, जिसकी 166 की क्वालिटीज में बता रहा हूँ, लेकिन पैसा गया 120 का बाहर। और जो हम पैसा इसको बेच रहे हैं बेल्जियम में, हो सकता है इसकी जो वैल्यू हो 166 ही हो पॉलिश और कट होने के बाद, लेकिन हम इसको 110 ही दिखाएंगे, क्योंकि हमको कम पैसा देना है। वहां तो काम हो गया ना, बाहर भी पैसा भेज दिया, बुक्स में भी सब्सक्रिप्शन हो गया, इधर भी कम पैसा आया, ये पैसा मेरी कंपनी में गया है, फिर दूसरी कंपनी में जाके टैक्स भी हो जाएगा, फिर मैं वापस इंडिया में गुड कर दूंगा इसकी किसी माध्यम से। ओवर इनवॉइसिंग आप पकड़ सकते हैं। देखिए, इसके लिए कस्टम भी अपना डेटा रिलीज करती है, क्योंकि जो भी वैल्यूएशन होती है डायमंड की, जो भी सामान इंडिया से बाहर जाता है अंदर आता है, उस चीज की अपनी कस्टम डिपार्टमेंट करती है। तो जनरली हम लोग क्या था, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन विंग में थे, तो हम लोग अनऑफिशियली मांग लेते थे, जो हमारे काउंटर पार्ट होते थे उनके पास एक रिपोर्ट होती, मुझे नाम नहीं आता था, जीएसटी के बाद उसमें पूरी डिटेल दी हुई होती थी, कितना सामान किया, क्या अप्रेजर ने वैल्यू लगाई, क्या है क्या नहीं है। तो अगर वो रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाती है, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि हो सकता है आपको कुछ दिखा रहा हो, आरबीआई में कुछ दिखा रहा हो, कस्टम वालों को कुछ दिखा रहा हो, जीएसटी को कुछ दिखा रहा हो, मांगी जा सकती है। अब इसका मुझे प्रोसीजर पता करना पड़े। अनऑफिशियली तो हम लोग बहुत लेते थे, लेकिन ऑफिशियल चैनल से कैसे लिया जाए, क्योंकि वैसे हमारा डेटा एक्सचेंज का तो मैकेनिज्म बना हुआ है। अब आपको जो डेटा पुल हो रहा है, वो कस्टम का डेटा दे रहे कि नहीं दे रहे, ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो ट्रीटी हुई थी, दोनों तरफ डेटा शेयर कर दी। इंपोर्ट का डाटा इस साइट पे आता है, वो तो बहुत पहले से आ रहा है, आप उससे स्टार्ट करिए। स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलर कंपनी का तो होगा ना, ग्रॉस तो उससे मोटा मोटा तो आइडिया लगेगा ना आपको। अच्छा, डायमंड इसलिए और प्रेफरेबल चॉइस है ऑफ बिजनेस, क्योंकि डायमंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वोलेटिलिटी बहुत है प्राइस की मार्केट में। आज 100 रुपए का हो सकता है, कल 140 का हो सकता है, अगले परसों 80 रुपए का।
इस वोलेटिलिटी का भी फायदा उठाया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए। हमें लॉस लेना है, मेरी बुक्स काफी एफटी हो रही, प्रॉफिट देना है, मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लॉस भी ले सकता हूँ, वो भी पॉसिबल है। और बताइए फिर जो आ रहा है क्वेरीज, तो फिर उसके हिसाब से बताऊँ। मैं आपको मोटे मोटे इश्यूज बता दे रहा हूँ जहाँ पे आप मिस्टेक कमिट कर सकते हैं एडिशन करने या ना करने में। ठीक है, वो 10-12 इश्यूज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस प्लस एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए हमने फोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, ईडीआईटी बहुत लोग डीजी ऑफिस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर कोई फर्म या कोई कंपनी या कोई एलएलपी है जिसने फोर्स और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एलसी लेने के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के लिए बैंक लोन लिया है और वो आपके नोटिस में आ जाता है, आपको इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम कर रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? उसको आप डिसअलाउ कर देंगे, उस केस में उसको आप डिसअलाउ करेंगे। ठीक है, एक केस और आता है, जैसे कि मैंने खुद देखा हुआ केस है थेफ्ट का, कि भाई फलाने ज्वेलर है या फलाने कुछ है और उनका एम्प्लॉय सच भी हो सकता है और फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, इसमें दोनों बातें होती है कि 20 करोड़ की हमारी ज्वेलरी लेके भाग गया, तो जाहिर सी बात है आप लॉस क्लेम करो और आपको देना भी पड़ेगा उसको लॉस क्लेम को। तो अगर कोई ऐसा केस आता है तो सबसे पहले आप उसकी जेन्युइनिटी मांगिए। जितने भी आपके दिमाग में थॉट्स आ सकते हैं कि थेफ्ट कैसे हुई, एफआईआर हुई कि नहीं हुई, एफआईआर